नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। मैं श्रीकांत आपके साथ। आइए चलते आज की मुख्य सुर्खियों पर। दिल्ली में 1100 अपार्टमेंट और 3500 की आबादी वाले बसंत कुंज में 7 दिनों से है पानी की किल्लत। गांधीनगर उत्तर पर बीजेपी का वर्चस्व, फिर खिलेगा कमल या कांग्रेस आप बिगाड़ेंगे खेल। गुजरात चुनाव में आपके लापता कैंडिडेट ने लिया पर्चा वापस। दिल्ली में ईएसआई के बाहर सिसोदिया का धरना। पीएम मोदी के युद्ध का युग नहीं बयान पर G20 में लगी मुहर। मसौदों में किया शामिल, पुतिन को साफ संदेश। आइए चलते खबरें विस्तार से। दिल्ली के वसंत कुंज सेक्टर C8 में रहने वाले लोगों को लगातार 7 दिनों से पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड में यहां के निवासियों ने शिकायत भी की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपको बता दें कि लगभग 3500 की आबादी वाले बसंत कुंज में एक हफ्ते से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। बसंत कुंज में लगभग 1100 अपार्टमेंट हैं। 1100 अपार्टमेंट और 3500 की आबादी वाले बसंत कुंज में 7 दिनों से पानी नहीं है और पानी की कमी से लोग परेशान हो रहे हैं और इसी के चलते लोग विरोध भी कर रहे हैं। बसंत कुंज के निवासियों से हमने बात की तो वहां के निवासी रवि ने हमें बताया है कि हम लोगों ने ऑनलाइन कंप्लेंट भी दर्ज की है और जल बोर्ड के अधिकारियों को भी फोन कर रहे हैं, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है और हम लोगों को पिछले 7 दिनों से पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में नो पार्किंग पर खड़ी गाड़ियों के चालकों पर कार्रवाई जारी है। 2 दिनों में आरपीएफ ने 55 गाड़ियां जब्त की हैं। इस दौरान चालकों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 159 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि गाड़ियां स्टैंड में खड़ी की जाए। इससे स्टेशन के सामने वाहनों के कारण अव्यवस्था नहीं होगी और यात्रियों को और स्वजन दोनों को राहत मिलेगी। बता दें कि रेलवे स्टेशन में पार्किंग व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। यात्री से लेकर स्वजनों को परेशानी हो रही थी। इसे देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल सख्ती बरती और अब लगातार अभियान चलाकर ऐसे वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है जो नो पार्किंग में खड़ी है। हालांकि इस नई व्यवस्था को लेकर गाड़ी मालिक नाराज हैं। गुजरात के गांधीनगर जिले की गांधीनगर उत्तर विधानसभा सीट बेहद ही खास और अहम सीटों में शुमार है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि गांधीनगर विधानसभा के साथ साथ एक संसदीय क्षेत्र भी है। इस क्षेत्र में अब एक लंबे अरसे से भाजपा की ही वर्चस्व कायम है। इस संसदीय सीट पर कांग्रेस ने आखिरी चुनाव साल 1984 में जीता था। इसके बाद वह यहां पर एंट्री नहीं कर पाई। वर्तमान में इस सीट में से सांसद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। भाजपा गांधीनगर लोकसभा सीट के अंतर्गत गांधीनगर उत्तर विधानसभा पर भी 1 दशक से भाजपा कब्जे की हुई है। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सीट पर कब्जा करने की पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि गुजरात में उसका उम्मीदवार कल से परिवार समेत लापता है। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने आपके उम्मीदवार कंचन जरीवाला को अगवा कर लिया गया है। कंचन जरीवाला सूरत से आपके उम्मीदवार हैं। वहीं सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि भाजपा गुजरात चुनाव हारने को लेकर डरी हुई है और इसलिए उसने आपके उम्मीदवार का अपहरण कर लिया है। सूरत ईस्ट
सीट से आप के उम्मीदवार के अपहरण के आरोप पर अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए मनीष सिसोदिया दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर भी पहुंचे। जबकि गुजरात में के सूरत से आपके उम्मीदवार कंचन जरीवाला ने कल शाम कथित तौर पर अपहरण किए जाने के आरोप के बाद अपना नामांकन वापस ले लिया है। उनको सूरत में रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के बाहर निकालते हुए देखा गया है। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर के ऐतिहासिक मंडोर उद्यान में पहली बार 3D लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाएगा। इसके पर्यटन नगरी के रूप में मशहूर जोधपुर में देशी विदेशी पर्यटकों को एक खास अनुभव होगा। वहीं इससे पर्यटन के क्षेत्र में भी नई शुरुआत होगी। मंडोर उद्यान के देवोल पर राजस्थान की संस्कृति की डिजिटल तकनीकी से प्रदर्शन होगा। राजस्थान सरकार ने इसे आमजन के लिए खोल दिया है। वहीं इस नए प्रोजेक्ट के तहत मंडोर उद्यान में देवल, छतरियों और भवन पर प्रोजेक्टर, लेजर लाइट, RGB लाइट कंट्रोल पैनल से जीवित डिजिटल माध्यम से प्रदर्शित होगा। यह लाइट एंड साउंड शो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में संचालित होगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा मंडोर उद्यान में के देवल पर 3.46 करोड़ रुपए की लागत से 3D प्रोजेक्शन, मैपिंग, लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत की गई है। इसके संचालन और रख रखाव का कार्य संबंधित एजेंसी को सौंपी गई है। अक्टूबर के महीने में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कई दिनों से मूसलाधार बारिश से ने किसानों की धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया था। कुदरत की मार झेल चुके किसानों को अब सिस्टम की मार भी झेलनी पड़ रही है। बारिश से हुए नुकसान के बाद बचे धान को बेचकर किसान गेहूं और अन्य फसलों की बुआई की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें खाद्य के संकट से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में किसान खुले बाजार में महंगे में खाद खरीदने को मजबूर हैं। पीलीभीत के ग्रामीण अंचल से खाद खरीदने के लिए मंडी समित स्थिर इफको किसान सेवा केंद्र आई कृष्ण कुमार ने बताया है कि वो काफी दिन से खाद खरीदने के लिए यहां का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पिछले 7 बार से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। ऐसे में सरसों की फसल बोने में काफी मुश्किलें सामने आ रही है। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस ने एक फिर से सहानुभूति का कार्ड खेला है। कांग्रेस ने यहां के से दिवंगत विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अनिल शर्मा अभी राजस्थान राज्य के आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के चेयरमैन हैं। उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है। अनिल शर्मा सितंबर से ही PCC सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे राजस्थान ब्राह्मण महासभा जयपुर के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। अनिल शर्मा 17 सितंबर को नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी में यहां से पहले ही अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। बीजेपी ने अपने पूर्व विधायक अशोक पिंचा को टिकट दिया है। अनिल शर्मा ने वर्ष 2022 में वे PCC सदस्य निर्वाचित हुए थे। यूपी के मेरठ में निर्माणाधीन हाई टेंशन लाइट का टावर गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना थाना मुंडाली के अजड़ा गांव की है। दरअसल L&T कंपनी की तरफ से मुंडाली थाना क्षेत्र के अजहरा में हाई टेंशन लाइट का टावर लगाया जा रहा है। आरोप है कि टावर की फाउंडेशन मजबूत नहीं थी, इसलिए लाइन खींचते समय टावर अचानक गिर चुका है।
हिमाचल में कड़ाके की ठंड में बिजली आपूर्ति ठप होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बंद सड़कों में लाहौल स्पीति में 134, कुल्लू में 6, कांगड़ा में 3, चंबा में 2 और शिमला में 1 सड़क बंद है। चंबा में 95 और कुल्लू में 48 ट्रांसफार्मर खराब हो चुके हैं। वहीं लाहौल स्पीति में 5 पेयजल योजनाएं प्रभावित हो चुकी हैं और नदी और नालों का पानी भी जम चुका है। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट बदलने वाला है। बुधवार की सुबह की शुरुआत से ही आसमान में बादलों के साथ हुई है। मनाली और मंडी सहित कई इलाके में हल्की धूप और बादल छाए हुए नजर आए हैं। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि 18 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा और फिर 2 दिनों के लिए बारिश और बर्फबारी हो सकती है। देश के विभिन्न हिस्सों में समय समय पर भूकंप के हल्के फुल्के झटके आते ही रहते हैं। कभी कभी भूकंप के जोरदार झटके भी आ जाते हैं, जिससे जान माल की काफी नुकसान पहुंचता है। देश में भूकंप से ज्यादा नुकसान न पहुंचे, इसके लिए कई तरह के उपाय भी किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी अपने अपने तरीके से पहल कर रही है। ऐसा ही एक पहल पिछले दिनों बिहार में शुरू हुआ है। बिहार सरकार ने अब हर जिले में एक भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला लिया है। बिहार की राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में भूकंप क्लिनिक खुल भी चुके हैं। साथ ही भूकंप को लेकर बिहार को सेस्मिक जोन 4 के तहत रखा गया है। ऐसे में भूकंप क्लिनिक में एनडीआरएफ की टीमें भूकंप के मॉक ड्रिल कर लोगों के इसके खतरे से आगाह कर रही है। साथ ही भूकंप से कैसे बचें इसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है और घरे किस प्रकार से बनाएं उसकी भी जानकारी क्लिनिक के माध्यम से दी जा रही है। यूरोपीय देश चेक रिपब्लिक ने अपनी निचली संसद में एक विधेयक पारित कर रूसी सरकार को आतंकवादी करार दिया है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि चेक संसद के निचले सदन ने एक दस्तावेज को अपनाया है, जिसमें उन्होंने वर्तमान रूसी सरकार को आतंकवादी शासन का दर्जा दिया है। वहीं पारित दस्तावेज में कहा गया है कि यूरोप की संसदीय सभा की परिषद के एक प्रस्ताव के संबंध में वर्तमान रूसी शासन को एक आतंकवादी के रूप में वर्णित करता है, जिससे वह रूस को भड़का दिया है। इंडोनेशिया के बाली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के संदेश आज का युग युद्ध का नहीं है का असर पड़ा है। पीएम मोदी ने इस बयान पर मुहर लगाते हुए G20 ने अपने मसौदे में इसे शामिल किया है। इस मसौदे में यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस की निंदा करते हुए G20 पर अब पीएम मोदी के इस संदेश का उपयोग करेगा। वहीं G20 का यह आह्वान परमाणु हथियारों के प्रयोग या प्रयोग की धमकी अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर आधारित है। जहां तक कि G20 के मसौदे से संबंध है, यूक्रेन और रूस के मामले को भारत की अध्यक्षता में के प्रारंभ होने से पहले सुलझा लेने की कोशिश भी की गई है। विकासशील देशों और उभरते बाजारों के भारत के नेतृत्व के कारण ही एक पूर्ण घोषणा सामने आई है। केवल भारत के कारण ही आम सहमति अब बन सकती है।
दक्षिण अमेरिका देश के वेनेजुएला में 2 महीने भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। बारिश के कारण छोटी छोटी नदियां उफान पर आ गई हैं, जिसके कारण भीषण बाढ़ में बेहद दर्दनाक मंजर देखने को मिला है। यहां आई बाढ़ ने 1200 से ज्यादा लोगों को प्रभावित भी किया है। पहाड़ी बस्तियों को अलग थलग कर चुकी है। भारी बारिश की वजह से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में 90 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है और सैकड़ों लोग लापता हो गए हैं। बारिश के कारण आई इस तबाही में कई परिवार बिछड़ गए तो कई मासूमों की मौत भी हो गई। वेनेजुएला में आई बाढ़ के कारण कई घर बाढ़ में बह भी गए हैं। लापता लोगों के परिवार के विभिन्न सदस्य उन्हें ढूंढ रहे हैं और लोग अपने लापता रिश्तेदारों के शव तलाश रहे हैं। बाढ़ स्थलों का मंजर बेहद ही दर्दनाक देखने को मिल रहा है, जहां कई लापता लोग मृत अवस्था में पाए जा रहे हैं। मुंबई में रहने वाली श्रद्धा का दिल्ली में बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है, जहां पर पुलिस के मुताबिक श्रद्धा के लिविंग पार्टनर ने ही गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बाद में जिसमें के 35 टुकड़े कर दिए। वहीं किसी को शक ना हो इसके लिए मरहोली के जंगल में 18 दिनों तक शव के टुकड़े फेंकता रहा। नोट करने वाली बात यह है कि 6 महीने पहले हुई इस हत्याकांड का खुलासा अब हुआ है। जानकारी अनुसार श्रद्धा और आफ्ताब डेटिंग ऐप बबल पर पहली बार एक दूसरे से मिले थे। पहली बार से में ही श्रद्धा को आफ्ताब से प्यार हो गया और दोनों ने बातचीत शुरू की। आफ्ताब मुंबई के वसई में श्रद्धा के घर में महज 3 किलोमीटर दूरी पर रहता था। श्रद्धा आफ्ताब के प्यार में इस कदर पागल थी कि उन्होंने अपने प्यार के लिए फैमिली तक से बात नहीं मानी और उनसे नाता भी तोड़ लिया। अंजाम आज ये देखने को मिल रहा है कि श्रद्धा आज इस दुनिया में नहीं है। बिहार के समस्तीपुर के रसोड़ा अनुमंडल क्षेत्र इलाके में एक युवक की अपराधियों ने पीट पीट कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। हत्या की यह वारदात विभूतिपुर थाना क्षेत्र के विभूतिपुर उत्तर पंचायत के तेरकुबरा मोड़ में पेश की आई है। पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति अभियान के 4थे चरण की शुरुआत की है। अभियान का मकसद अखिल भारतीय स्तर पर साइबर जगत में महिलाओं को सशक्त और कौशल बनाना है। यह अभियान साइबर स्पेस फाउंडेशन, मेटा और ऑटोबोट इन्फोसिस के सहयोग से चलती है। डिजिटल शक्ति अभियान के 3 चरण पूरे हो चुके हैं और अब 4थे चरण की शुरुआत भी की जा रही है। इस अभियान के तहत महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल कुशलता हासिल होगी और साइबर हमले से बचाव के लिए जागरूक भी करेगी। डिजिटल शक्ति के लॉन्च के दौरान एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू, मेजर विनीत कुमार और साइबर पीस फाउंडेशन मेटा इंडिया के निर्देशक और सार्वजनिक नीति के प्रमुख राजीव अग्रवाल भी शामिल थे। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने कहा है कि भारत इंटरनेट का दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है। इसमें इससे अधिकतर महिलाएं सबसे ज्यादा साइबर हमले का शिकार होती हैं। इस अभियान के अब अधिक से अधिक महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप और हत्या के मामले में आरोपी को नाबालिग मानने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि कठुआ में 8 साल की बच्ची से सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या के सनसनीखेज मामले का आरोपी नाबालिग नहीं है और अब उसके खिलाफ वयस्क यानी बालिग के तौर पर नए सिरे से मुकदमा चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले सुनाया है कि वैधानिक सबूत के अभाव में किसी अभियुक्ति की उम्र के संबंध में चिकित्सीय राय को दरकिनार नहीं किया जा सकता।
जस्टिस अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाल की पीठ ने कहा है कि अभियुक्त की आयु सीमा निर्धारित करने के लिए किसी अन्य निर्णायक सबूत के अभाव में चिकित्सीय राय पर विचार किया जाना चाहिए। चिकित्सीय साक्ष्य पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, यह साक्ष्य की अहमियत पर निर्भर करता है। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मिली हार के बाद ही भारतीय T20 में बदलाव की बातें हो रही हैं। इसकी शुरुआत न्यूजीलैंड दौरे पर एक तरह से हो चुकी है, क्योंकि इस टूर पर कप्तान रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली को आराम दिया गया है। इनके स्थान पर युवा खिलाड़ी अपना दमखम दिखाते नजर आएंगे। दोनों देशों के बीच 18 नवंबर को वेलिंगटन में पहला T20 मैच खेला जाएगा। कप्तान हार्दिक पांड्या के सामने इस मैच से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि रोहित, राहुल, विराट कोहली की गैर हाजिरी में भारत का टॉप ऑर्डर कैसा होगा। खासतौर पर ओपनर के रूप में किन बल्लेबाजों को मौका दिया जाए। साथ ही कप्तान पांड्या की परेशानी यह है कि शुभमन गिल की T20 टीम में वापसी के बाद ओपनिंग को लेकर कई विकल्प हैं। अब देखना होगा कि इस मैच में किन दो बल्लेबाजों को बतौर ओपनर मौका दिया जा सकता है। आप देख रहे थे देश दुनिया की खबरें हमारे साथ। आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।